तो अभी हम अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, हाउ टू क्लियर यूपीएससी इन 1 ईयर। तो अभी जैसे हम सब यहाँ पे बैठे हैं तो उसका बेसिक पर्पस है हमें एग्जाम क्लियर करके हमें ऑफिसर बनना है। लेकिन ये कब हो पाएगा, अभी हम एस्पिरेंट्स हैं, और ऑफिसर कब हम बन पाएंगे, जब हम राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करेंगे। राइट डायरेक्शन में प्रिपरेशन करने के लिए इसके एस्पेक्ट होता है, एक आपके पास प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, दूसरा आप नॉलेज का बार बार रिवीजन करें ताकि आपको वो याद रहे, एंड नंबर थर्ड आप इसको प्रेजेंट करें। आपको आपके पास कितना भी नॉलेज है बट वो नॉलेज कोई भी पर्पस सॉल्व नहीं करता अगर आप उसको एग्जामिनेशन हॉल में यूज नहीं कर पाते हैं। तो एस्पिरेंट से ऑफिसर तक का जर्नी कैसे फुलफिल होगा, जब आप राइट वे में प्रिपरेशन करोगे विथ राइट नॉलेज, राइट रिवीजन एंड राइट प्रेजेंटेशन। पूरे लेक्चर को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में यूपीएससी के बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे, मोस्ट ऑफ लोगों को आप लोगों को पता होगा। सेकंड हम डिस्कस करेंगे 10 स्टेप टू क्लियर यूपीएससी, जहां पे एस्पिरेंट्स को डाउट आता है, एंड थर्ड एस्पेक्ट में आपके अगर कुछ डाउट है तो उस डाउट को हम लेंगे। सो फर्स्ट, अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी। यूपीएससी एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करता है, उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। उसका नाम है सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। ये कॉमन एग्जामिनेशन है 24 सर्विसेज के लिए। इसके अंदर 3 कैटेगरी ऑफ सर्विस होता है, ऑल इंडिया सर्विस, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी। ऑल इंडिया सर्विस के अंदर 2 सर्विसेज है, आईएएस एंड आईपीएस, जिसको टॉप का सिविल सर्विस कहा जाता है। सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में आपका परफॉर्मेंस कैसा होगा, बेस्ड ऑन दैट परफॉर्मेंस आपका मेरिट बनेगा, मेरिट के हिसाब से आपका रैंक आएगा, एंड रैंक के बेसिस पे आपको सर्विसेज एलोकेट होगा। तो जितना अच्छा आपके मार्क्स हैं, जितना अच्छा आपका रैंक है, उतना ही बेटर सर्विसेज मिलने के चांसेस हैं। एग्जामिनेशन 3 स्टेज में अकर होता है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स को आप क्लियर करेंगे तो मेंस एग्जामिनेशन में अपीयर करेंगे, मेंस को आप क्लियर करेंगे देन इंटरव्यू में अपीयर करेंगे। प्रीलिम्स जस्ट स्क्रीनिंग के लिए होता है। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में आपके कितने भी मार्क्स आते हैं वो आगे काउंट नहीं होता है। मेंस एग्जामिनेशन प्लस इंटरव्यू के मार्क्स फाइनल मेरिट में काउंट होता है। प्रीलिम्स में क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में आता है, एमसीक्यू फॉर्म में है। मेंस के अंदर क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव है, आपको आंसर राइटिंग करना है, और इंटरव्यू में ओरल वे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 2 पेपर है, एक पेपर है जनरल स्टडीज का, दूसरा पेपर है एप्टीट्यूड का। तो जनरल स्टडी में सब्जेक्ट लाइक पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, साइंस, हिस्ट्री एंड कल्चर एंड करंट अफेयर्स आता है। ये पेपर 200 मार्क्स का होता है। इसके अंदर 100 क्वेश्चन होते हैं, और 200 मार्क्स में से आप जितना ज्यादा मार्क्स लेके आएंगे तो आपके चांसेस ब्राइट हो जाएंगे ताकि आप नेक्स्ट स्टेप में जा पाए। पेपर 2 एप्टीट्यूड वाला पेपर है। इसके अंदर क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है। ये पेपर भी 200 मार्क्स का होता है, बट किसी का ऑडियो अगर म्यूट नहीं है तो उसको म्यूट कर दो, आप डिस्टर्बेंस आ रहा है। सो पेपर 2 एप्टीट्यूड का पेपर है 200 मार्क्स का। इसके अंदर 80 क्वेश्चन होता है, और इस 200 मार्क्स में से मिनिमम आपको 67 मार्क्स लेके आना है। ये एक क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो इसके अंदर आपके 67 मार्क्स विच इज 1/3 मार्क्स होगा, देन आपका जनरल स्टडीज का पेपर चेक होगा, और एप्टीट्यूड के मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। तो दिस इज प्रीलिम्स स्टेज 1 जो स्क्रीनिंग के लिए यूज होता है। इसके मार्क्स कहीं पे भी काउंट नहीं होते हैं। अब ये पहले जब 1991 से पहले आई गेस, तब प्रीलिम्स नहीं होता था, सिर्फ मेंस होता था और इंटरव्यू होता था, क्योंकि कम लोग अप्लाई करते थे एग्जामिनेशन के लिए।
ज्यादा लोग एग्जाम के लिए अप्लाई करने लगे, तो उसके बाद उन्होंने ये एडिशनल लेयर रखा प्रीलिम्स का, ताकि वहां पे कुछ कैंडिडेट को स्क्रीन करे और स्क्रीन करने के बाद फिर वो मेंस एग्जामिनेशन में लिख पाए, ताकि कम से कम पेपर चेक करना पड़े। जैसे प्रीलिम्स 7 लाख 8 लाख लोग एग्जाम देते हैं, उसमें से वो लोग फिल्टर आउट करके 15,000 अप्रॉक्स लोग मेंस देते हैं। बट इमेजिन करो सारे के सारे लोग अगर मेंस देने लगेंगे तो कितना पेपर चेक करना होगा। तो प्रीलिम जस्ट स्क्रीनिंग पर्पस के लिए है, और प्रीलिम्स के अंदर वो चेक करते हैं आपका नॉलेज का विथ कितना है, से हिस्ट्री के बारे में नॉलेज, ज्योग्राफी के बारे में नॉलेज, पॉलिटी के बारे में नॉलेज, और मेंस एग्जामिनेशन में वो आपके नॉलेज के डेप्थ को चेक करते हैं। तो यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा आपको अपना नॉलेज का रेंज इंक्रीज करना है। देन मेंस स्टेज, मेंस में टोटल 9 पेपर होता है। पेपर को 3 कैटेगरी में आप डिवाइड कर सकते हो, एक लैंग्वेज का पेपर, दूसरा जनरल स्टडीज का पेपर, एंड थर्ड ऑप्शनल का पेपर। लैंग्वेज का पेपर है, कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हो, हिंदी, गुजराती, बंगाली, मराठी, एनीथिंग। और दूसरा इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर होता है। ये दोनों क्वालिफाइंग पेपर होता है। इसमें आउट ऑफ 300 मार्क्स का पेपर है, यू हैव टू सिक्योर 75%। और जब इतना आप दोनों पेपर में आप सिक्योर करते हो, आपके बाकी के पेपर चेक होते हैं। एवरी ईयर ऑलमोस्ट 10 to 20% जो एस्पिरेंट्स हैं वो लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो जाते हैं, उसके बेसिक्स को भी वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। इसके अंदर जो क्वेश्चन अपीयर होता है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होता है, तो काफी इजी होता है क्वेश्चन। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन टफ है, बट लोग इसको बहुत इजी वे में लेते हैं, बिल्कुल भी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो उस वे में वो फेल हो जाते हैं। मेरिट के लिए कौन सा पेपर काउंट होगा, तो जनरल स्टडीज के 5 पेपर इंक्लूडिंग एसे, GS1, GS2, GS3, GS4, एंड ऑप्शनल का पेपर 1 एंड पेपर 2। डिटेल वे में मैं यहाँ पे डिस्क्राइब नहीं कर रहा हूँ, अदरवाइज ये हमारा सेशन काफी ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो इसके रिलेटेड जो डॉक्यूमेंट है मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं कि जनरल स्टडी 1 का डिटेल सिलेबस क्या है, जनरल स्टडी 2 का डिटेल सिलेबस क्या है, उसको मैं यहाँ पे इलैबोरेट नहीं कर रहा हूँ। एंड देन ऑप्शनल का पेपर 1, पेपर 2, तो आपको एक ऑप्शनल लेना होगा और उसके 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। तो टोटल 7 पेपर आपका मेरिट के लिए काउंट होता है। ईच पेपर जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल का 250 मार्क्स का है, तो आपका टोटल मेरिट बनेगा 250 मल्टीप्लाई बाई 7, तो दैट इज 1750 का मेंस है आपका। नाउ फाइनल मेरिट के लिए मेंस का 1750 मार्क्स प्लस इंटरव्यू का 275 मार्क्स, ये टोटल होता है 2025। 2025 में से आप कितना स्कोर करते हैं वो डिटरमाइन करेगा आपके मेरिट को, वो डिटरमाइन करेगा आपके रैंक को। अगर आपके रैंक अच्छे आते हैं तो आपको सर्विस अच्छा मिलेगा, और रैंक आपके अच्छे आते हैं तो आपको कैडर अच्छा मिलेगा। मींस कैडर मींस, अगर उसको सिंप्लीफाई करके मैं बताऊं, आप अगर IAS IPS ऑफिसर हैं बट कौन से स्टेट में सर्व कर रहे हैं, सो मेंस एंड इंटरव्यू में आपका परफॉर्मेंस अच्छा होना चाहिए। अब मैं ये क्यों कह रहा हूं, जैसे आपको IAS और IPS सर्विस मिल रहा है, ये ऑल इंडिया सर्विस है, इसके अंदर ऑथोरिटी आपके पास काफी होता है, अपॉर्चुनिटी आपके पास काफी होता है, और अगर आप इस सर्विस में जाते हैं तो कंट्री को बहुत ब्रॉड वे में सर्व कर पाएंगे। लेकिन दूसरी सर्विसेज है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग अदर सर्विसेज, बट उस सर्विसेज के अंदर जोन थोड़ा नैरो है। तो डेट्स वाई अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो क्यों नहीं आप बेस्ट के लिए प्रिपेयर करें, IAS IPS IFS इवन IRS, उसके लिए आप क्यों नहीं प्रिपेयर करते हैं। तो मेंस एग्जामिनेशन ऑलमोस्ट 82% कंट्रीब्यूट करता है आपके फाइनल मेरिट में। आपको जो भी नॉलेज आता है, आप कैसे डिस्क्रिप्टिव वे में, रिटन कम्युनिकेशन वे में आप पेपर पे प्रेजेंट कर पाते हैं। एग्जामिनर आपको नहीं पहचानता है, एग्जामिनर को नहीं पता कि आप एक ऑफिसर बनने के लायक हैं या नहीं है, बट आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो आपके पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट करे। आपका आंसर ऐसा होना चाहिए जो एग्जामिनर को ऐसा लगे कि यस, दिस पर्सन डिजर्व टू बिकम गुड ऑफिसर। नाउ तीनों एग्जामिनेशन को एनालिसिस करें। से अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, मई
2021 में आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, अभी से 1 साल बाद। यूजुअली प्रीलिम्स का एग्जामिनेशन लास्ट संडे ऑफ मई होता है। लास्ट 2 ईयर से गवर्नमेंट ऐसा फॉलो कर रहा है, बट इस बार कोरोना वायरस की वजह से उन्होंने एग्जाम को शिफ्ट किया, तो नॉर्मल मई का लास्ट संडे इन्होंने शेड्यूल में रखा है। मेंस एग्जामिनेशन आप प्रीलिम्स क्लियर करते हैं अक्टूबर 2021 में होगा। मेंस को आप क्लियर करते हैं तो आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा फ्रॉम फरवरी 2022 टिल अप्रैल 2022 तक, ऑलमोस्ट 2.5 मंथ इंटरव्यू चलता है, और फाइनल रिजल्ट आपका आएगा मई 2022 के लिए। तो आप यूपीएससी 2021 को टारगेट कर रहे हैं, तो अभी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो ये पूरा कंक्लूड होगा इन मई 2022। तो 1 ईयर एग्जामिनेशन का प्रोसेस लगता है, एंड प्रीलिम से 1 साल पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो विथ 2 ईयर ऑफ कंसिस्टेंट प्रिपरेशन आप इस एग्जामिनेशन को क्लियर कर सकते हैं, 1 ईयर बिफोर प्रीलिम्स एंड 1 ईयर फ्रॉम प्रीलिम्स टिल इंटरव्यू। अब नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसे आते हैं? प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन होता है वो फैक्चुअल लेवल का क्वेश्चन होता है। जैसा मैंने पहले बताया था, ये चेक करते हैं आपके रेंज ऑफ नॉलेज को, आपको कितना आता है, कौन से सब्जेक्ट पे कितना कमांड है। मेंस के अंदर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, तो वहां पे एनालिसिस, आपका ओपिनियन, आपके लॉजिक को चेक करते हैं, और रिटन कम्युनिकेशन के थ्रू आपके नॉलेज को चेक करते हैं। इन इंटरव्यू वो प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक करते हैं, वो देखते हैं आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं है, ओरली आप क्या कम्युनिकेट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, इन सिंपल मैनर। इंटरव्यू के अंदर आपके बिहेवियर को चेक करते हैं। सो 3 स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, और तीनों में 3 डिफरेंट वे ऑफ आस्किंग क्वेश्चन है। तो आपको जो भी नॉलेज है आपको एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा कि ओके मेरे पास ये हिस्ट्री का नॉलेज है, अगर प्रीलिम्स में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो मैं कैसे इसको एग्जीक्यूट करूंगा, मेंस में इसके रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो कैसे एग्जीक्यूट करूंगा, इंटरव्यू में क्वेश्चन आएगा तो कैसे एग्जीक्यूट करना है। और आपका एग्जीक्यूशन लेमैन की तरह होना चाहिए कि एक कॉमन पर्सन भी समझ जाए। अगर आप बहुत ज्यादा टेक्निकल वर्ड यूज करते हैं, बहुत टफ वोकैबुलरी यूज करते हैं, तो देन वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। प्रीलिम्स के अंदर आपके सामने क्वेश्चन होगा, फिर 4 ऑप्शन होगा आपके सामने, और उस 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपको चूज करना होगा। तो प्रीलिम्स के बारे में ऐसा कहा जाता है, क्वेश्चन भी आपके सामने है, आंसर भी आपके सामने है, राइट आंसर ये 4 में से ही कोई राइट होगा, और आपके पास टाइम भी है सोचने के लिए कि इस ABCD 4 ऑप्शन है उसमें से मैं किसको चूज करूं। सो यू हैव क्वेश्चन, यू हैव आंसर, यू हैव टाइम। मेंस के अंदर आपके पास क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन इंग्लिश एंड हिंदी में प्रिंटेड होता है, और वहां पे एक बॉक्स होगा जिसके अंदर आपको आंसर लिखना है, ब्लैंक स्पेस है जिसके अंदर आपको आंसर लिखना है, और आपके पास सोचने के लिए टाइम है, आप सोच के लिख सकते हैं। मेंस के पेपर को हम डाइसेक्ट करें तो अप्रोक्सीमेटली यू विल गेट 9 मिनट टू आंसर ईच क्वेश्चन। तो you have question and time in means, but you don't have answer which you have to write. In interview, interviewer आपसे क्वेश्चन पूछेगा in English, हिंदी, और in any regional language also, and आपको आंसर देना है, क्विकली रिस्पॉन्ड करना है। तो इंटरव्यू में आपके पास लिबर्टी ऑफ टाइम नहीं है। सो अगेन 3 different stage of examination and 3 different way of asking question and 3 different scenario over there. कहीं पे क्वेश्चन है, आंसर है, टाइम है, और कहीं पे आंसर और टाइम नहीं है। तो जब आप प्रिपरेशन करो तो एग्जामिनेशन के पैटर्न को ध्यान में रख के फिर आप प्रिपेयर करो, अदरवाइज क्या होगा कि आपका प्रिपरेशन एक फ्यूटाइल एक्सरसाइज हो जाएगा। 1 साल आप प्रिपेयर करेंगे और प्रिपरेशन के बाद इशू ये होगा कि आपको डिजायर रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसा अगर होता है तो फिर बहुत गलत हो जाता है। तो ये हमारा पूरा पार्ट 1 है, दैट इज अंडरस्टैंडिंग यूपीएससी। यूपीएससी क्या है उसको मैंने एक्सप्लेन किया। तो अब मैं आपके ऑडियो को अनम्यूट करता हूं, अगर इन केस किसी को अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। तो अगर किसी को डाउट है ये पार्ट 1 में तो किसी को डाउट है पार्ट 1 में?
नो सर। ओके, आकाश आवाज आ रही है आपको? यस सर। ओके, ठीक है, तो हम पार्ट 2 के अंदर अब मूव करते हैं। पार्ट 2 थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है कंपेयर टू पार्ट 1। मैं फिर से आपके वॉल्यूम को म्यूट कर देता हूं और जब पार्ट 2 खत्म होगा तो फिर हम डाउट के लिए ओपन करेंगे इसको। सो पार्ट 1 के अंदर हमने देखा यूपीएससी क्या है। अब पार्ट 2 देखते हैं। ये सिग्निफिकेंट पार्ट है कि 10 स्टेप क्या है जिसको हम फॉलो करके यूपीएससी को क्लियर कर सकते हैं। तो 10 स्टेप को मैंने मेंशन किया था। जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले एक डाउट आता है। दस स्टेप ये है, जब हम प्रिपेयर करते हैं तो सबसे पहले डाउट आता है कौन से लैंग्वेज में हम एग्जामिनेशन को दें। एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में क्वेश्चन एंड आंसर एमसीक्यू दोनों प्रिंट होगा इंग्लिश एंड हिंदी में। तो वहां पे तो आपके पास चॉइस नहीं है, इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक नॉलेज पे आपका कमांड होना चाहिए। मेंस एग्जामिनेशन के अंदर क्वेश्चन प्रिंट होता है इंग्लिश एंड हिंदी में। आप आंसर किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, बट इंग्लिश और हिंदी का आपको अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, क्योंकि जब तक आप क्वेश्चन ही नहीं समझेंगे तो आप आंसर कैसे कर पाएंगे। एंड इंटरव्यू में यूजुअली जो इंटरव्यूअर होता है वो अक्रॉस द इंडिया से होते हैं, तो यूजुअली वो क्वेश्चन इंग्लिश और हिंदी में पूछते हैं। लेकिन आपके पास ऑप्शन है, आप रीजनल लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं, आंसर दे सकते हैं, बट उसके अंदर ये होगा कि आपको ट्रांसलेटर का हेल्प लेना पड़ेगा। तो जैसे इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा इंग्लिश में, ट्रांसलेटर से इंग्लिश से तमिल में आपको ट्रांसलेट करके देगा। आप जो आंसर बोलेंगे वो तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेगा और इंटरव्यूअर को बताएगा। तो लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। लैंग्वेज को कभी भी आप इंटेलिजेंस के साथ उसको मेजर मत करो। लैंग्वेज जस्ट आपके नॉलेज को एक्सप्रेस करने का एक मीडियम है, वेदर इट कैन बी इंग्लिश, हिंदी, गुजराती, एनीथिंग। तो फर्स्ट आप डिसाइड करो कि आपको कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देना है, वेदर इट इज हिंदी, वेदर इट इज इंग्लिश और कोई रीजनल लैंग्वेज है। इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जब कंफ्यूजन होता है तो प्रॉब्लम ये होता है कि 3-4 महीने हम इंग्लिश में प्रिपेयर करते हैं, फिर हिंदी में प्रिपेयर स्विच ओवर हो जाते हैं, फिर गुजराती में प्रिपेयर करते हैं और ऐसे हम अपना पूरा 1 ईयर वेस्ट कर लेते हैं। फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको क्लैरिटी होना चाहिए कि आप कौन से लैंग्वेज में एग्जाम देने वाले हैं। सेकंड, अभी हम जिस टाइम में हैं वहां पे इंफॉर्मेशन का एक्सप्लोजन है। बहुत सारा इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उसमें से कौन से रिसोर्सेज को चूज करें, कौन से रिसोर्सेज को चूज नहीं करें। तो अब आपको लिमिटेड रिसोर्सेज को यूज करना है और उसको बार बार रिवाइज करना है। सो यू हैव टू यूज लिमिटेड रिसोर्सेज एंड यू हैव टू रिवाइज इन नंबर ऑफ टाइम, तभी तो आप रिटेन कर पाओगे। बट से एक सब्जेक्ट के लिए मैं 10-10 रेफरेंसेस को एक्सप्लोर कर रहा हूँ, ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, तो वो ठीक नहीं होता। और इवेंचुअली डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने के बदले आप बुक कलेक्टर बन जाते हो, खाली बुक को आप कलेक्ट करने लगते हो। थर्ड, आपको न्यूज कवर करना है। आपका स्टेटिक पार्ट कितना भी स्ट्रांग है, बट अगर न्यूज को आप कवर नहीं करते हैं तो बहुत डिफिकल्ट है एग्जामिनेशन को क्लियर करना। बिकॉज न्यूज को आप कवर करेंगे, उस सब्जेक्ट में आपको अपडेशन मिलेगा, देन आप मेंस में आंसर लिखेंगे या इंटरव्यू में आप आंसर देंगे तो आप बहुत अच्छे से एग्जामिनर को कन्विंस कर पाएंगे। फोर्थ, आपका शेड्यूल साइंटिफिक होना चाहिए, शेड्यूल प्रॉपर होना चाहिए। कभी कभी हम अपने प्रिपरेशन का शेड्यूल ऐसा बनाते हैं, हम अपने आप को पेन देने के लिए बनाते हैं। जैसे मॉर्निंग में 4 बजे मैं उठूंगा, 4 बजे से पढ़ना मैं स्टार्ट कर दूंगा। जो साइंटिफिक पॉसिबल ही नहीं है तो वो आप क्यों शेड्यूल डिवाइस कर रहे हो। आपको लगता है कि मुझे रात में ज्यादा मैं कंसंट्रेट करके पढ़ पा रहा हूँ तो रात का शेड्यूल रखो, मॉर्निंग में कर रहा हूँ तो मॉर्निंग का रखो। पूरे जो स्टडी की पीरियड है, प्रिपरेशन का पीरियड है, उसको आप ऐसे इंजॉयमेंट की तरह लो। आप इसको ऐसे कंसिडर नहीं करो कि आप अपने आप को पनिश कर रहे हो। तो प्रॉपर टाइम पे और एक प्रैक्टिकल शेड्यूल बनाओगे
जिसके अंदर आप अपने पर्सनल चीजों के लिए भी टाइम दे पाओगे, आप अपने फैमिली को भी टाइम दे पा रहे हो, अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या कॉलेज में है उसको भी टाइम दे पाएंगे। तो यूपीएससी का प्रिपरेशन एक ऐसा होना चाहिए, सारे वर्क को बैलेंस करके हम करें। जो अवॉइडेबल है ऑब्वियस सा है कि उसको आप अवॉइड कर सकते हैं, बट ऐसा मत करो कि आप सब कुछ सेक्रीफाइस करो और अपने आप को पनिश करो। देन आपका रीडिंग अप्रोच क्या होना चाहिए, आपको चीजों को मेमोराइज नहीं करना है, आपको चीजों को इस तरीके से पढ़ना है कि आपका एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए और आप उसको बेटर वे में एनालाइज कर पाए। से फॉर एग्जांपल कल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने उन्होंने पैकेज अनाउंस किया कि अब कोविड 19 से फाइट करने के लिए 20 लाख करोड़ अप्रोक्सीमेट का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। अब आप इसको एनालाइज करो कि ये पैकेज क्या है, इससे कौन से सेक्टर को कितना फायदा होगा और इस पैकेज में यूनिक चीज क्या है। तो आपका रीडिंग अप्रोच, वेदर इट इज न्यूज, वेदर इट इज स्टैटिक पार्ट, वो ऐसा होना चाहिए, एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो और आपका एनालिसिस होना चाहिए उसका, जस्ट फैक्ट को मेमोराइज नहीं करना है। नोट्स आपको बनाना है, अगर आप नोट्स नहीं बनाओगे तो जो भी चीज आपने पढ़ा है और रिटेन करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। और नोट्स किसी बुक का जेरोक्स कॉपी नहीं होना चाहिए। जैसे आप इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हो तो उसका नोट्स आप ऐसा मत बनाओ कि आप नेक्स्ट लक्ष्मीकांत आपको बनना है, लक्ष्मीकांत 2.0। आपको नोट्स इस तरीके से बनाना है कि आप रिटेन कर पाए उस कंसेप्ट को। तो पूरे एक पेज में जो उन्होंने टेक्स्ट लिखा है आप उसको रिड्यूस करके जस्ट एक पैरा में कर दो। आपको क्वेश्चन को प्रैक्टिस करना है, क्योंकि रेगुलर आप प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा इस पर्टिकुलर टॉपिक से ऐसे क्वेश्चन आते हैं प्रीलिम्स में, मेंस में और इंटरव्यू में। तो मैं इसको अगर प्रॉपर वे में प्रैक्टिस करूंगा तो मुझे ये हेल्प करेगा। आपको बार बार रिवीजन करना है। अगर आप रिवीजन नहीं करते हो तो चांसेस है आप उस चीज को भूल जाओगे। अभी 3 दिन पहले मैं अपने एक पुराने स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर रहा था, तो उसका कंसर्न ये था कि उसने ज्योग्राफी को लास्ट 5-6 महीने से रिवाइज नहीं किया था। तो अब उसके लिए पूरा का पूरा कंसेप्ट नया लग रहा है और बहुत डिफिकल्ट हो रहा है उसके लिए वो पूरा रिटेन करना और उस चीज को रिलेट करना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आप अपने रिवीजन का शेड्यूल ऐसा रखो कि एवरी 1 और 2 मंथ जो आपने पहले पढ़ा है उसको भी आप प्रॉपर वे में रिवाइज कर पाओ। आपको ऑप्शनल सिलेक्ट करना है एंड आपको पूरे इंटायर प्रोसेस में मोटिवेटेड रहना है, पॉजिटिव रहना है एंड कंसिस्टेंट होके प्रिपेयर करना है। तो ये 10 स्टेप्स को हम फॉलो कर सकते हैं यूपीएससी को क्लियर करने के लिए। एक एक को हम डिटेल में देखते हैं। फर्स्ट, लैंग्वेज 4 जगह पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। जनरल स्टडीज के 5 पेपर, दैट इज जीएस 1, 2, 3, 4 एंड एसे। यहां पे आप एक लैंग्वेज को चूज कर सकते हैं। सपोज करो यहां पे मैंने इंग्लिश को चूज किया। देन ऑप्शनल पेपर के अंदर भी आप लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। वो सेम लैंग्वेज भी हो सकता है या डिफरेंट लैंग्वेज भी हो सकता है। से ऑप्शनल आप हिंदी में अपीयर हो रहे हैं, इंटरव्यू आपसे गुजराती में अपीयर हो रहे हैं, तो आप सेम लैंग्वेज को भी ले सकते हैं जनरल स्टडी पेपर के लिए, ऑप्शनल पेपर के लिए, इंटरव्यू के लिए, या डिफरेंट भी ले सकते हैं। लैंग्वेज में आप ध्यान ऐसे रखो, आप उस लैंग्वेज को लो जिसमें आप अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे। जैसे मेरा एक सीनियर था तो उन्होंने क्या किया था कि जनरल स्टडीज को उन्होंने गुजराती में लिखा था, क्योंकि गुजराती मीडियम के थे तो वो अपने आप को बहुत अच्छे से एक्सप्रेस कर पाएंगे। और ऑप्शनल पेपर उनका मेडिकल साइंस था तो उसको उन्होंने इंग्लिश में लिखा था, क्योंकि मेडिकल साइंस को रिप्रेजेंट करना गुजराती में डिफिकल्ट है। और इंटरव्यू अगेन उन्होंने इंग्लिश में अपीयर किया था, तो उनका ऑल ओवर इंडिया 126 रैंक आया था और उनको फिर आईपीएस का सर्विस मिला था। तो आप जिस लैंग्वेज में अपने आप को बेटर वे में प्रेजेंट कर पाते हो उस लैंग्वेज को आप चूज करो। और आप ये सारा कॉन्स्पिरेसी थियरी को भूल जाओ कि हिंदी मीडियम को ज्यादा कम मार्क्स मिल रहा है, इंग्लिश मीडियम को ज्यादा मार्क्स मिल रहा है, गुजराती मीडियम के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। किसी के पास इतना टाइम नहीं है आपके साथ डिस्क्रिमिनेट करने के लिए। आपका अगर कंटेंट अच्छा होगा यू विल गेट गुड मार्क्स। अगर आपका कंटेंट अच्छा नहीं है आप किसी भी लैंग्वेज में लिखो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। फोर्थ, मेंस में 2 कंपलसरी पेपर होता है, एक इंग्लिश और दूसरा इंडियन लैंग्वेज। तो इंग्लिश तो कंपलसरी है, बट इंडियन लैंग्वेज में आप कोई भी लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, इंग्लिश, हिंदी, गुजराती। और यहाँ पे जो क्वेश्चन होता है वो 10th स्टैंडर्ड लेवल का होता है, एसएससी लेवल का होता है, बहुत ही इजी क्वेश्चन होता है।
कंपलसरी पेपर में जैसा मैंने पहले बताया था 10 to 20% लोग एवरी ईयर फेल होते हैं बिकॉज वो इस पेपर को बहुत लाइटली लेते हैं और पेपर को बिल्कुल प्रैक्टिस नहीं करते हैं। फर्स्ट टाइम वो पेपर को एग्जामिनेशन हॉल में ही जाके देखते हैं। तो इतना अगर लैकलस्टर एटीट्यूड होगा तो आप डिजर्व करते हैं कि आप फेल होने चाहिए। कंपलसरी पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है, तो एस्से होता है 100 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है 75 मार्क्स का, प्रेसिस राइटिंग है 75 मार्क्स का। तो 100 प्लस 75 175, 175 प्लस 75 दैट इज 250। तो 250 मार्क्स का नॉन ग्रामर पार्ट है कंपलसरी पेपर में आउट ऑफ 300। जस्ट 50 मार्क्स का इसके अंदर ग्रामर पार्ट है। जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो तीन चीज उसके अंदर इंपॉर्टेंट है। वन इंपॉर्टेंट है वोकैबुलरी, सेकंड इंपॉर्टेंट है प्रोनाउंसिएशन, आप उसको कैसे बोलते हो, एंड थर्ड इंपॉर्टेंट है ग्रामर। सो आपके पास ज्यादा से ज्यादा वर्ड्स होने चाहिए, क्योंकि वर्ड्स होगा तो आप अपने हर एक इमोशन, हर एक फीलिंग को प्रॉपर वे में रिप्रेजेंट कर पाओगे। सेकंड प्रोनाउंसिएशन, किस वर्ड को कैसे बोलना है, एंड थर्ड ग्रामर, कुछ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है हर एक लैंग्वेज के लिए जिसको आपको फॉलो करना है। ग्रामर का रोल उतना ज्यादा नहीं होता यहाँ पे, वोकैब का और ग्रामर भी उसके अंदर कुछ बेसिक्स ग्रामर है लाइक सिंगुलर, प्लूरल, मेल, फीमेल या टेंसेस। तो ग्रामर बहुत सिंपल है, वहां पे कुछ ऐसा नहीं है कि बहुत हार्डकोर ग्रामर वो पूछते हैं। और इनकेस आपको ग्रामर के बारे में लिमिटेड नॉलेज भी है देन ऑल्सो आप लैंग्वेज के पेपर को क्रैक कर सकते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखो 300 में से 250 मार्क्स नॉन ग्रामर पार्ट है। इंडियन लैंग्वेज एस्से 100 मार्क्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60, जहां पे एक पैराग्राफ दिया होगा, बेस्ड ऑन दैट आपको आंसर करना है। प्रेसिस राइटिंग, एक पैराग्राफ होगा और उसको 1/3 साइज में आप 1/3 लेंथ में आपको रिड्यूस करना है, ये 60 मार्क्स का है। देन ट्रांसलेशन, इंग्लिश टू लैंग्वेज से आपने गुजराती लैंग्वेज लिया है कंपलसरी पेपर में, तो इंग्लिश टू गुजराती, एंड देन गुजराती टू इंग्लिश 20 मार्क्स का। तो ये ऐड करते हैं तो इट इज 260 मार्क्स आउट ऑफ 300। सो ये नॉन ग्रामर पार्ट है। एंड देन 40 मार्क्स का ग्रामर पार्ट होता है, सिनोनियम्स, एटोनियम्स, फिल इन द ब्लैंक, सेंटेंस करेक्शन एटसेट्रा। सो इन स्पाइट ऑफ इफ यू डोंट नो ग्रामर देन आल्सो यू कैन क्लियर कंपलसरी पेपर। कंपलसरी पेपर क्वालिफाइंग पेपर है, इन ईच पेपर 300 मार्क्स का पेपर है। यू हैव टू सिक्योर 75 मार्क्स। ये जस्ट एक फॉर्मेलिटी है। एक बार आपके कंपलसरी पेपर में 75 दोनों पेपर में आएगा, आपके जीएस एंड ऑप्शनल के पेपर चेक होंगे। लेकिन अगर इस पेपर को आप प्रिपेयर नहीं करते हो तो आपका जीएस एंड ऑप्शनल का पेपर फॉर्मेलिटी हो जाएगा, कोई आपके पेपर को चेक नहीं करने वाला है। एंड रिमेंबर 10 to 20% लोग फेल होते हैं एवरी ईयर कंपलसरी लैंग्वेज के पेपर में। दूसरा, आपका जनरल स्टडी एंड ऑप्शनल का पेपर चेक नहीं होगा, एग्जाम तो क्लियर नहीं होगा, आपको ये भी नहीं पता चलेगा कि आप कौन से पेपर में कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं। सपोज करो आप मेंस देते हो और आपका सिलेक्शन नहीं होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि जीएस 1, 2, 3 में मैंने इतने मार्क्स स्कोर किए हैं, ऑप्शनल में इतना मार्क्स मैंने स्कोर किया, अब मुझे इस डायरेक्शन में वर्क करना चाहिए कि और मैं अपने आप को इंप्रूव कर पाऊंगा। बट अगर आपको मार्क्स ही नहीं पता चलेगा तो कैसे आप अपने आप को इंप्रूव कर पाओगे। देन रिसोर्सेज को आपको एक्सप्लोर करना है। रिसोर्सेस ऐसा होना चाहिए जो हमारे अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करे, जस्ट इंफॉर्मेशन पाइल अप नहीं करें। यूपीएससी नेक्स्ट विकिपीडिया, नेक्स्ट गूगल को सिलेक्ट नहीं कर रहा है। यूपीएससी उन लोगों को सिलेक्ट कर रहा है जिनका थिंकिंग ब्रेन है, जो चीजों को एनालाइज कर रहे हैं, लॉजिकली फैक्ट के साथ प्रेजेंट करते हैं। तो रिसोर्सेस आपके अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करें। Resources for general studies, static subject, history, polity, geography, etc. अगर आप कोई सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो आप NIOS और NCERT से स्टार्ट करो। NCERT के अंदर जो सब्जेक्ट है, टॉपिक्स है, बहुत इजी वे में प्रेजेंट किया गया है। पहले ही अगर आप रेफरेंस बुक्स को यूज करोगे तो वो फिर ठीक नहीं है और बहुत टफ पड़ेगा आपको। तो फर्स्ट यू स्टार्ट विद NCERT। NIOS आप इन्वायरमेंट के लिए एंड कल्चर के लिए यूज कर सकते हैं। कंप्लीट बुक का लिस्ट ये हमने अपने ब्रोशर में भी मेंशन किया है और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मैं आपको सेंड कर दूंगा, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। अगर किसी के पास अभी बुक्स नहीं है तो ई बुक का भी एक गूगल लिंक मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हैं।
करंट अफेयर्स के लिए प्राइमरी सोर्स आपका न्यूज़पेपर होना चाहिए, द हिंदू न्यूज़पेपर एंड इंडियन एक्सप्रेस। इसका ई पेपर आप डाउनलोड कर सकते हैं उनके वेबसाइट से। बहुत ही कम इनका प्राइस होता है, अराउंड ₹1 ₹2 पर डे आपका आएगा, तो आप वो एक्सेस कर सकते हैं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि हम अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करते थे, बट इंडियन एक्सप्रेस ने अभी रिस्ट्रिक्शन लगाया हुआ है, तो डेट्स व्हाई हम उसको शेयर नहीं कर पा रहे हैं। तो इट इज बेटर कि हम खुद सब्सक्राइब कर लें, से ₹1 और ₹2 पर डे आपका पेपर का पड़ेगा वहां से, और पूरा जो हार्ड कॉपी का रेप्लिका है आपको मिल जाएगा। एंड सेकेंडरी सोर्स के लिए आप योजना रेफर कर सकते हैं। किसी टॉपिक के अंदर आपको डाउट है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या न्यूज के लिए कोई यूट्यूब चैनल को फॉलो करना चाहिए, किसी ब्लॉग वेबसाइट को फॉलो करना चाहिए। आप न्यूज़पेपर के लिए जस्ट न्यूज़पेपर को फॉलो करो, और न्यूज़पेपर में किसी टॉपिक में डाउट हो रहा है तो आप यूट्यूब पे जाओ, आप रैंडम सर्च करो, और वहां पे जो भी आपको बेस्ट वीडियो मिल रहा है, से 3-4 क्लासेस है, उसमें से जिसका बेस्ट वीडियो है आप देख लो, और या फिर आप ब्लॉग में जाओ, देखो कि जिसका बेस्ट ब्लॉग है उसको आप पढ़ लो। आप किसी भी ब्लॉग को ब्लाइंडली मत फॉलो करो, या किसी भी यूट्यूब चैनल को ब्लाइंडली मत फॉलो करो। हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। कुछ न्यूज को समझ में नहीं आ रहा है तो हम इंटरनेट पे जाएंगे, अदरवाइज क्या होगा, वो वीडियो देखते देखते आपका पूरा दिन का टाइम वेस्ट हो जाएगा। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि न्यूज़पेपर को कितना टाइम देना चाहिए, तो 1-1.5 आवर इनफ है। अगर आप 3 घंटे 4 घंटे करंट अफेयर्स में डेली स्पेंड करते हो, तो विच मीन्स कहीं ना कहीं आप रॉन्ग ट्रैक पे हो। और इतना टाइम अगर आप उस पर स्पेंड करोगे, कब आप आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, कब आप एमसीक्यू प्रैक्टिस करोगे, और कब आप स्टैटिक सब्जेक्ट को पढ़ोगे। तो आपको करंट अफेयर्स को उतना ही टाइम देना है जितना रिक्वायर्ड है। सो 1-1.5 आवर डेली इज सफिशिएंट। हिंदू न्यूज़पेपर को पढ़ो, इंडियन एक्सप्रेस को पढ़ो, और कुछ भी डाउट है तो आप गूगल सर्च कर सकते हैं। जब हम न्यूज को कवर करते हैं तो कौन से न्यूज को हमें देखना चाहिए। अब न्यूज़पेपर में न्यूज आता है, एक सेंसेशनल न्यूज है, इंटरटेनमेंट का न्यूज है, वो गॉसिप करते हैं फिल्म स्टार के बारे में, क्रिकेटर्स के बारे में, एडवर्टाइजमेंट आता है, तो ये न्यूज आपके काम का नहीं है। हमें उस न्यूज को देखना है जो इंफॉर्मेटिव है, उसका फैक्ट को भी देखना है, उसके एनालिसिस को भी देखना है, जिसको हम यूपीएससी एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं। तो जब आप इंफॉर्मेटिव न्यूज देख रहे हो तो उसके अंदर इश्यूज को आप देखो, उसके अंदर इवेंट्स को देखो। जैसे अभी कोरोना वायरस पेंडेमिक है, तो ये इश्यू हुआ और डिफरेंट इवेंट हो रहे हैं। माइग्रेंट 1000 किलोमीटर चल के अपने घर पे जा रहे हैं, गवर्नमेंट पैकेज अनाउंस कर रहा है, हम वैक्सीन उसका डेवलप कर रहे हैं, या डॉक्टर्स हैं उनके ऊपर अटैक हो रहा है। तो एक इश्यू के न्यूमरस इवेंट हो सकते हैं, तो आपको फैक्ट भी देखना है न्यूज़पेपर में, एनालिसिस भी देखना है। एनालिसिस आपको न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज पे मिलेगा, और फैक्ट आपको न्यूज़पेपर के दूसरे पेजेस पे मिल जाएगा। इंफॉर्मेटिव न्यूज जब आप कवर करते हो न्यूज़पेपर में, 3 चीज को आप देखो, एक फैक्ट को देखो, दूसरा ऑथर के एनालिसिस को देखो, एंड थर्ड एग्जाम्पल स्टोरीज एंड डेटा को देखो। फैक्ट इश्यूज के अराउंड होता है, से कल प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि 20 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने दिया। तो जब फ्यूचर में अगर कोई क्वेश्चन अपीयर होता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या स्टेप लिया था कोविड-19 पेंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, तो आप ऐसा कह सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने ऑलमोस्ट 10% ऑफ जीडीपी का एक रिलीफ पैकेज अनाउंस किया था। तो फैक्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आप रीडर को कन्विंस कर रहे हैं आपके आर्गुमेंट से। और जैसे कोई कह रहा है कि नहीं गवर्नमेंट ने कुछ भी काम नहीं किया, तो आप कहोगे नहीं कैसे काम नहीं किया, इतना 2 लाख करोड़ का पैकेज उन्होंने अनाउंस किया। तो फैक्ट रीडर को कन्विंस करने में हेल्प करेगा। फैक्ट इश्यूज के अराउंड हो सकता है, फैक्ट इंडिपेंडेंट हो सकता है। एनालिसिस बाय ऑथर से डिफरेंट कॉलमिनिस्ट हैं, वो न्यूज़पेपर में लिखते हैं डिफरेंट टॉपिक के बारे में। मैं कुछ जो कॉलमिनिस्ट हैं उनके ब्लॉग को भी मैं फॉलो करता हूं, जैसे थॉमस फ्रेडमैन है, या फिर शेखर गुप्ता है, उनके ब्लॉग को भी मैं फॉलो करता हूं। तो जिससे मुझे काफी आइडिया आता है कि इशू के डिफरेंट पर्सपेक्टिव मुझे पता चलता है। जरूरी नहीं है कि वो लोग जो कह रहे हैं वो सही है, बट उससे हमें एक और डायमेंशन पता चलता है कि ओके इस चीज को मुझे ऐसे भी देखना चाहिए, नहीं पहले तो मैं दूसरे वे में देख रहा था। तो एनालिसिस बाय ऑथर वो आपको मल्टीपल डायमेंशन बताएगा, और इससे एक और फायदा होगा कि आपको ये पता चलेगा
कि किसी भी टॉपिक को प्रेजेंट कैसे करना चाहिए। जैसे कभी कभी मुझे डाउट होता है कि से ये टॉपिक है, इसको मैं प्रेजेंट कैसे करूं, तो वो आइडिया मुझे कुछ एडिटोरियल से आता है कि इस एडिटोरियल में उन्होंने लिखा है कि इस वे में आप प्रेजेंट कर सकते हैं। तो जो बर्निंग इशू है या कोई और रेलिवेंट इशू है जिसके ऊपर एनालिसिस करते हैं, आप एग्जाम्पल को नोट कर सकते हैं, आप स्टोरीज को नोट कर सकते हैं, आप डेटा को नोट कर सकते हैं। अब इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं। जब मैं न्यूज़पेपर पढ़ता हूं तो मैं ट्राई क्या करता हूं कि एग्जाम्पल्स को भी नोट करके रखूं, सो दैट मैं अपने आंसर राइटिंग में यूज कर पाऊंगा। अभी 15 दिन पहले मैं अपने बिल्डिंग से बाहर गया था, मुझे ग्रोसरी लेना था। तो वहां पे मैंने एक आदमी को देखा था कि एक नीम का पेड़ है और उसके ऊपर जो पिजन है उनके पानी पीने के लिए वो वहां पे से बाउल डाल रहा था, लटका रहा था। तो मैं उसके पास गया, मैं स्कूटी पे था, तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा कि सर आप ये कितने में सेल कर रहे हो, मुझे एक दो। तो उसने कहा कि नहीं, हम सेल नहीं कर रहे हैं, हम तो ऐसे ही हर जगह लगा रहे हैं क्योंकि समर सीजन आ गया तो पिजन को प्रॉब्लम होगा। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। तो फिर मैं निकलने लगा तो उन्होंने कहा कि आपको चाहिए ये? तो मैंने कहा यस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं भी अपने घर के बालकनी में इसको लगा दूंगा। तो उसने कहा ठीक है आप ले जाओ। तो मैंने कहा कि मैं आपको कितने पैसे दूं, इसका कितना इसका है? तो उसने कहा कि नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए पैसा, इसका कुछ पैसा नहीं है। तो मैंने 2-3 बार इंसिस्ट किया कि नहीं सर आप बताओ कि इसका अमाउंट कितना है। तो उन्होंने डिनाई किया कि नहीं नहीं कोई अमाउंट नहीं है, आप जाओ अपने घर पे लगाओ, कहीं भी लगाओगे तो वो पर्पस तो सेम ही सॉल्व कर रहा है ना। और जबकि मैंने उस आदमी के कपड़े देखे हैं तो कपड़ा ऐसा नहीं था कि उसने कोई फैंसी कपड़े पहने हुए थे, कपड़े कहीं से फटा हुआ था, उसका चप्पल जो था वो भी टूटा हुआ था। तो आप देखो कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी लोग सोच रहे हैं कि बर्ड्स आते होंगे, वो बेचारे प्यासे रह जाते होंगे तो उनके पानी के लिए हमें कुछ करना चाहिए। सो अभी भी ह्यूमैनिटी सरवाइव कर रहा है और उस ह्यूमैनिटी की वजह से ही कितने प्रॉब्लम वर्ल्ड के ऊपर आते हैं, हम उसको डील कर पाते हैं। तो इससे मुझे इस स्टोरी को मैंने अपने डायरी में नोट डाउन किया और फिर मैंने कहा कि कहीं पे अगर कोई ऐसा कहता है कि नहीं सब कुछ नेगेटिव हो रहा है, देखो लोग अब सेल्फिश हो रहे हैं, लोग दूसरे को हेल्प नहीं करते हैं, आप देखो ये एग्जांपल को मैं कोट करूंगा। कैसे मैं उसको पैसे देने के लिए इंसिस्ट कर रहा था, बट फिर भी उस आदमी ने मुझसे पैसे नहीं लिए, एंड इन स्पाइट ऑफ उस आदमी का इकोनॉमिक कंडीशन उतना अच्छा नहीं था। आप शेड्यूल को कैसे डिवाइस कर सकते हैं? तो आप अपने डेली रूटीन को ऐसे डिवाइस करो, उसके अंदर आप न्यूज को पढ़ रहे हो, आप बेसिक एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो और जो भी लेक्चर हम अटेंड आप कर रहे हैं तो उस लेक्चर का रिवीजन कर रहे हो। तो मैं स्टूडेंट्स को क्या कहता हूं कि आप अपने शेड्यूल को ऐसे डिवाइस करो कि आप क्लास में आते हो, क्लास में जो भी पढ़ते हो तो सबसे पहले घर जाके आपका प्रायोरिटी होना चाहिए कि उसको आपको रिवाइज करना है, क्योंकि एक बार उसको आप रिवाइज करेंगे तो वो आप रिटेन कर पाएंगे। अदरवाइज अगर एक वीक के बाद देखेंगे तो उस चीज को आप भूल जाएंगे। सेकेंड, डेली आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। अभी अगर लगता है कि 2 न्यूज़पेपर पढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं है तो स्टार्ट विद इंडियन एक्सप्रेस और ग्रेजुअली आप शिफ्ट कर जाओ। बिलीव मी 2-3 मंथ डाउन द लाइन आप अगर ये हैबिट बना देते हो तो न्यूज़पेपर में आपका कम से कम टाइम जाएगा और इजीली आप फिल्टर कर पाओगे न्यूज को। बेसिक एनसीईआरटीज आपको पढ़ना है। बेसिक एनसीईआरटी स्टार्ट विथ 6 स्टैंडर्ड, 7 स्टैंडर्ड, 8 स्टैंडर्ड। एनसीईआरटी कैसे पढ़ना चाहिए, कौन से एनसीईआरटी को कब पिक करना चाहिए, तो उसका एक डॉक्यूमेंट मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हमने बनाया है, मैं व्हाट्सएप ग्रुप में अपलोड कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हैं। सो आपका शेड्यूल ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो आपको पेन दे, आपका शेड्यूल ऐसा होना चाहिए कि आप प्रोडक्टिव होके पूरा का पूरा प्रिपरेशन कर पाए। तो इस वे में आपको शेड्यूल डिवाइस करना है। अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आप शेड्यूल इस तरीके से डिवाइस करो कि न्यूज़पेपर आप जहां पे जॉब कर रहे हैं वहां पे आप कंप्लीट कर लें और घर पे आके आप प्रॉपर वे में उसको रिवाइज कर पाए। देन रीडिंग अप्रोच आपका क्या होना चाहिए? जब आप किसी रिसोर्स को पढ़ रहे हो तो आपका अंडरस्टैंडिंग प्रॉपर वे में डेवलप हो जाए। सेकंड, जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हो आप ऐसे सोचो कि मैं अभी हिस्ट्री पढ़ रहा हूं, मैं अभी ज्योग्राफी पढ़ रहा हूं, इसका रेलिवेंस क्या होगा सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में। अगर कि इस टॉपिक का कोई रेलिवेंस ही नहीं है तो मैं उसको नहीं पढ़ूंगा। आप अगर हमेशा ऐसे इमेजिन करने लगेंगे कि मैं डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनूंगा, जो भी मैं नॉलेज एक्वायर कर रहा हूं उसको कैसे यूटिलाइज करूंगा, आप उसको और बेटर वे में पढ़ पाएंगे क्योंकि आपको उसका प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता है। लेकिन आपको अगर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पता ही नहीं है तो आप इसको जस्ट एक थियरी की तरह पढ़ेंगे और कुछ दिनों के बाद भूल जाएंगे। तो ऑलवेज थिंक
हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी आप ये पढ़ रहे हो, उसका रेलेवेंस क्या है एक अच्छा सिविल सर्वेंट बनने के लिए। आप पुलिस कमिश्नर बनोगे, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनोगे, तो वहां पे कैसे यूज कर पाओगे, और क्यों यूपीएससी ने इसको इंक्लूड किया है, क्यों दूसरे सब्जेक्ट को उन्होंने इंक्लूड नहीं किया है। थर्ड, यूपीएससी चेक करता है आपका जनरल अवेयरनेस टॉपिक के बारे में, किसी भी टॉपिक के बारे में आपका एक जनरल अवेयरनेस क्या है। देन क्या आप स्टैंड ले पाते हैं या नहीं ले पाते हैं, जैसे माइग्रेंट क्राइसिस है, क्या आप उसको सपोर्ट करते हैं, अपोज करते हैं। एक चीज याद रखना, आपका स्टैंड टू क्रिटिकल नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि गवर्नमेंट कहीं पे गलत कर रहा है तो कंस्ट्रक्टिव सजेशन दो कि गवर्नमेंट ने ये गलती किया है, उसको ऐसे इंप्रूव करना चाहिए। और एक्सट्रीम ओपिनियन और स्टैंड आपका कभी नहीं होना चाहिए। मींस ये चीज गलत है तो कंप्लीट गलत है, ये चीज सही है तो कंप्लीट सही है। दुनिया में कुछ भी 100% सही और गलत नहीं होता, वो कॉम्बिनेशन होता है राइट एंड रॉन्ग थिंग का। आप प्रॉपर वे में टॉपिक को एनालिसिस करो, उसके मल्टीपल डायमेंशन को, इस टॉपिक का पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या होगा, इस टॉपिक का सोशल एस्पेक्ट क्या होगा, इस टॉपिक का ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट क्या होगा, ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट क्या होगा, उसको प्रॉपर वे में एनालिसिस करो और आप अपने ओपिनियन को फ्रेम करो। आपका ओपिनियन प्रैग्मेटिक होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, इजी टू इम्प्लीमेंट होना चाहिए। तो आपका रीडिंग अप्रोच ऐसा होना चाहिए, यू डोंट हैव टू मेमोराइज स्टफ, यू डोंट हैव टू जस्ट कलेक्ट इंफॉर्मेशन, बट यू हैव टू डेवलप प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनी टॉपिक और एनी सब्जेक्ट। देन नोट्स आप कैसे बनाएं, तो नोट्स जब आप बनाते हैं, एक तो करंट अफेयर्स में आप डेली बेसिस पे नोट्स बना सकते हैं। जैसे से आज 13 मई 2020 है, तो मैं क्या करता हूं कि मैंने A4 के बहुत सारे पेजेस लिए हैं और उसको स्पाइरल मैंने कर दिया है। और आज का मैं डेट लिखूंगा 13 मई 2020, और अगर मैं इंडियन एक्सप्रेस पढ़ रहा हूं तो ऊपर मैं टाइटल में इंडियन एक्सप्रेस लिख दूंगा और जो भी उसके हेडलाइन है मैं वहां पे लिख दूंगा। देन द हिंदू, उसके हेडलाइन को मैं लिख दूंगा। तो डेली बेसिस पे सिर्फ मैं हेडलाइन लिखता हूं, और वीक के किसी दिन मैं सैटरडे के सैटरडे मैं न्यूज को एनालिसिस करता हूं। तो मैं क्या करूंगा कि पूरे वीक में जो मैंने हेडलाइन लिया है और उसमें से देखूंगा कौन सा टॉपिक है जिसको हम एनालिसिस कर सकते हैं इन प्रॉपर वे में। तो 3-4 टॉपिक लगता है जिसको एनालिसिस कर सकते हैं, तो एवरी सैटरडे को मैं एनालिसिस करता हूं। तो मैं इस तरीके से पढ़ रहा हूं, संडे टू सैटरडे मैं न्यूज को पढ़ूंगा और सैटरडे को मैं उसको एनालिसिस करूंगा। आप भी ऐसे कर सकते हैं कि जो भी दिन आपको कन्वीनियंट लगे, मे बी इट इज संडे, मंडे, एनीथिंग, उस दिन आप एनालिसिस कर सकते हैं। जब आप नोट्स बनाओ तो उसके अंदर फैक्ट भी लिखो और उसके अंदर एनालिसिस भी लिखो। एनालिसिस में आपका ओपिनियन, तो हर एक टॉपिक के ऊपर आपके पास फैक्ट भी होगा, एनालिसिस भी होगा। एनालिसिस विदाउट फैक्ट इज सुपरफिशियल, कोई भी आपके एनालिसिस को बिलीव नहीं करेगा। एंड ओनली फैक्ट इज जस्ट इंफॉर्मेशन, इट इज नॉट नॉलेज। तो दोनों का प्रॉपर कॉम्बिनेशन होना चाहिए। अब जब आप नोट्स बनाते हैं तो नोट्स को ऐसे मत बनाओ फुल सेंटेंस पैराग्राफ फॉर्म में, जैसे जेंडर इनइक्वालिटी इंडिया में प्रिवेल कर रहा है, तो आप इस तरीके से लिख दो कि क्या क्या फैक्टर है जिसके वजह से इंडिया में जेंडर इनइक्वालिटी प्रिवेल कर रहा है। एक एक पॉइंट लिख दो, क्योंकि जब एग्जामिनेशन से पहले आप रिवाइज करने जाओगे तो आपका नोट्स काफी बल्की हो जाएगा और सब कुछ को तो आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। तो इसलिए कीवर्ड को आप लिखो, और जब आप आंसर लिख रहे हो या किसी के साथ डिस्कशन कर रहे हो तो उस कीवर्ड को आप सेंटेंस में फ्रेम कर सकते हैं। तो नोट्स आपका जितना क्रिप्स होगा उतना अच्छा होगा आपके लिए, और उतना रिवीजन करना आपके लिए इजी हो जाएगा। नाउ 7th स्टेप्स है, आपको प्रैक्टिस करना है क्वेश्चन। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सॉल्व करना है। मेंस एग्जामिनेशन के लिए आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। जब भी कोई टॉपिक को आप पढ़ रहे हैं तो फर्स्ट आप इसको किसी रेफरेंस बुक से रीड करेंगे, देन यू विल अंडरस्टैंड। उसके बाद आप इसके नोट्स को बनाएंगे एंड देन आप इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। जब ये तीनों चीज करते हो तब आपका ये टॉपिक कंप्लीट है। जस्ट बुक में रीड कर लेना टॉपिक, इसका मतलब ये नहीं है कि आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया। सो यू हैव टू रीड, यू हैव टू अंडरस्टैंड, यू हैव टू मेक नोट एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चन। क्योंकि एक बार क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तभी तो आपको पता चलेगा एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते कैसे हैं और आप कैसे प्रेजेंट कर पाओगे।
नहीं तो फिर आपका प्रिपरेशन ऐसा होगा, एक अनडायरेक्शनल प्रिपरेशन हो जाएगा। सो रीड, अंडरस्टैंड, मेक नोट्स ऑफ टॉपिक्स एंड क्वेश्चन को प्रैक्टिस करो। अगर फर्स्ट टाइम आप किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तो उस समय आप नोट्स मत बनाओ, क्योंकि अभी आपका प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग नहीं है। बट सेकंड टाइम, थर्ड टाइम आप जब किसी टॉपिक को पढ़ रहे हो तब आप नोट्स बनाओ। फर्स्ट टाइम में तो जस्ट आप बुक को स्कैन कर रहे हो, जिससे आपको पता चलेगा कि इस बुक में कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। और फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, उसके नोट्स बना रहे हो, तो प्रॉब्लम ये होगा, जैसे 6th स्टैंडर्ड का मैं ज्योग्राफी का टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, उसके सारे टॉपिक्स को मैंने नोट्स बना दिया। अब मैं 11th स्टैंडर्ड के ज्योग्राफी के टेक्स्ट बुक को पढ़ूंगा तो इनके बीच में बहुत सारा रिलेशन है, तो मुझे फिर से नोट्स बनाना पड़ेगा। तो इसलिए आप एक बार 6 से 12 एनसीईआरटी पढ़ लो और फिर नोट्स बनाना स्टार्ट कर दो, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। और जब भी आप नोट्स बनाते हो तो बहुत सारा ब्लैंक स्पेस आप रखो, ताकि फ्यूचर में इनकेस अगर आपको अपडेट करना हो तो आपके लिए पॉसिबल हो पाए वहां पे अपडेट करना। और इंटरव्यू के लिए आप अपने फ्रेंड्स के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, अपने पीयर ग्रुप के साथ ग्रुप डिस्कशन कर सकते हो, ताकि आपका कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो। सो व्हाट एवर नॉलेज यू हैव, इफ यू आर नॉट एबल टू प्रेजेंट, वो नॉलेज वेस्ट है, वो नॉलेज कुछ काम का नहीं है, एंड दैट इज एज इक्वल एज नॉट हैविंग नॉलेज। सो व्हाट एवर नॉलेज यू हैव, यू जस्ट ट्राई टू प्रेजेंट इन एमसीक्यू फॉर्म, आंसर राइटिंग फॉर्म एंड इन ओरल कम्युनिकेशन वे। 8th स्टेप, जो भी आपने पढ़ा है उसको आपको रिवाइज करना है। तो मैं क्या सजेस्ट करूंगा, आप रिवीजन ऐसे करो, जैसे मई 2020 का मंथ है, वीक 1, वीक 2, वीक 3 एंड वीक 4, जो मंथ का लास्ट वीक होता है उसके अंदर आप नया किसी चीज को मत पढ़ो, उसको आप रिवीजन के लिए रख दो। से वीक 1, वीक 2, वीक 3, इसके अंदर जो भी कंटेंट आपने पढ़ा है, जो भी इंफॉर्मेशन आपने इकट्ठा किया है, उसको 4th वीक में आप उसका रिवीजन कर लो। हम क्या करते हैं कि पूरे के पूरे टाइम नए चीजों को ही पढ़ते रहते हैं और रिवीजन के लिए हम उतना टाइम नहीं देते हैं। सो फर्स्ट 3 वीक आप नई चीज को पढ़ो, 4th वीक आप रिवाइज करो। सिमिलरली जून का मंथ है, जून 2020 में अगेन वीक 1, वीक 2, वीक 3 में आप नई चीजों को पढ़ो और वीक 4 में आप रिवाइज करो। और ये रिवीजन जो जून में आपने पढ़ा था उसका भी आप करो, और जो मई में आपने पढ़ा था उसका भी रिवाइज करो। तो ऐसे करके आप नई चीज भी पढ़ते रहेंगे और आपका पुराना भी रिवीजन होता रहेगा। नहीं तो क्या होता है कि हम नई चीजों को पढ़ते रहते हैं और पुरानी चीजों को हम भूलते रहते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और रिवीजन के लिए आप अपने शेड्यूल में एक प्रॉपर प्रोविजन रखो। 9th स्टेप, मोस्ट क्रूशियल स्टेप, बहुत कंफ्यूजिंग स्टेप है, ऑप्शनल को सिलेक्ट करना। ऑप्शनल में प्रॉब्लम ये होता है, जैसे अभी मैंने ऑप्शनल ए सिलेक्ट किया, 3-4 महीने प्रिपेयर करूंगा और मुझे लगता है कि नहीं, इसमें मजा नहीं आ रहा, इसमें मैं ज्यादा स्कोर नहीं कर पाऊंगा, तो अब मैं ऑप्शनल 2 पे जाऊंगा। फिर उसको 2-3 महीने प्रिपेयर करूंगा, मजा नहीं आ रहा, मैं ऑप्शनल 3 में जाऊंगा। मैं एक स्टूडेंट्स का एग्जाम्पल बताता हूँ। मेरा स्टूडेंट है, जब लास्ट ईयर वो मुझे जुलाई में मिला था, तो उसने संस्कृत ऑप्शनल चूज किया था। तो मैंने उसको पूछा कि क्यों भाई तुमने संस्कृत ऑप्शनल चूज किया, तो उसने कहा कि सर मेरे को इंटरेस्ट है, ऐसा है वैसा है, और उसने उसका कोचिंग भी किया, संस्कृत के पेपर्स भी लिखे। उसके बाद अभी 2 दिन पहले मेरे को उसका फोन आया था, वो मुझे कहता है कि अब उसने एंथ्रोपोलॉजी ले लिया। तो मैंने बोला संस्कृत में तुमने जो इतना वर्क किया था तो वो तो वेस्ट गया ना, अब एंथ्रोपोलॉजी तुम ले रहे हो तो क्या तुम श्योर हो? तो उसने कहा कि यस मैं श्योर हूँ कि मैं एंथ्रोपोलॉजी की तरफ जाऊंगा। तो उसने एंथ्रोपोलॉजी लिया, उसने बुक्स मटेरियल रेफर करने लगा, वो ऑनलाइन किसी क्लासेस को भी उसने सब्सक्राइब कर लिया। फिर आज मॉर्निंग में मुझे उसका मैसेज आया कि सर ये क्वेश्चन तो ये जो टॉपिक है मुझे थोड़ा टफ लग रहा है, एंथ्रोपोलॉजी, क्या मैं सोशियोलॉजी जा सकता हूँ? तो मैंने उसको कहा कि तुम्हारा हॉबी क्या है कि बार बार तुमको ऑप्शन ही चेंज करना है? तो ऑप्शनल ऐसा है कि एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया, और सेम ऑप्शनल ऐसा है जैसे आप अपने लाइफ पार्टनर को सिलेक्ट कर रहे हो, एक बार आपने सिलेक्ट कर दिया तो फिर कोई ऑप्शन नहीं है, जो मिला उसी के साथ खुश रहना पड़ेगा। तो
वैसे ही ऑप्शनल को बार बार चेंज मत करो, बिकॉज वो लिबर्टी आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ नहीं है, तो क्यों आप ऑप्शनल के साथ ऐसा कर रहे हो। तो ऑप्शनल एक बार सिलेक्ट कर लो, बट यस, सिलेक्शन से पहले आप ड्यू डेलिब्रेशन दो कि यस, ये ऑप्शनल को मैं लूंगा, ये ऑप्शनल को मैं नहीं लूंगा। और एक बार सिलेक्ट कर दिया तो हमेशा दूसरे वे में मत देखो, अदरवाइज आपका बहुत टाइम वेस्ट होगा, फ्रस्ट्रेशन बहुत होगा, और उसके बाद आपके अटेम्प्ट भी वेस्ट होगा। नाउ ऑप्शनल लेने के लिए क्राइटेरिया क्या है? तो फर्स्ट क्राइटेरिया है आपका इंटरेस्ट। क्या आपको साइंस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आता है, लाइक फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी? आपको ह्यूमैनिटी के सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आ रहा है, से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री? या क्या आपको लिटरेचर में इंटरेस्ट आ रहा है, गुजराती लिटरेचर, मराठी लिटरेचर, इंग्लिश लिटरेचर? तो फर्स्ट आप डिसाइड करो आपका इंटरेस्ट कहाँ पे लाई कर रहा है। क्या आप चीजों को साइंटिफिक वे में देखते हैं, क्या आप ह्यूमन रिलेशन को लेके ज्यादा बेटर हैं उसमें, या लिटरेचर में आप ज्यादा बेटर हैं? सेकेंड, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है? से मैंने बीई इलेक्ट्रिकल किया है, तो अब कॉमर्स सब्जेक्ट को मैं नहीं ले सकता क्योंकि ये तो मेरे सब्जेक्ट से अलग है। वैसे ही मैं लॉ को भी नहीं ले सकता हूँ। मैंने बी इलेक्ट्रिकल किया है तो मैं अपने बैकग्राउंड को देख सकता हूँ, लेकिन ऐसा होता है कि जिस सब्जेक्ट पे आप बैचलर डिग्री करते हैं, हमेशा ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका उसके ऊपर कमांड हो। जैसे मैंने जब इंजीनियरिंग में एडमिशन लिया था तो आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बट बाय डिफॉल्ट मैं बन गया। तो दिस डजंट मीन कि माय इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग नॉलेज इज वेरी गुड, इट इज इवन यू कैन से इट इज एवरेज और बिलो एवरेज। तो आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है उसको भी आप चूज कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपका उसमें नॉलेज है। थर्ड, आप देखो जो भी ऑप्शनल आप चूज कर रहे हो उसका लेंथ एंड डेप्थ कितना है। जैसे हिस्ट्री ऑप्शनल, वो सब्जेक्ट काफी वाइड है। आप पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को देखो, सब्जेक्ट छोटा है बट उसके एक एक टॉपिक्स के अंदर डेप्थ बहुत ज्यादा है। तो लेंथ मींस हॉरिजॉन्टली नंबर ऑफ टॉपिक्स कितना है, डेप्थ मींस हर एक टॉपिक का इंटेंसिटी कितना है। तो सिलेबस थर्ड पैरामीटर होना चाहिए। एंथ्रोपोलॉजी, सोशियोलॉजी, गुजराती लिटरेचर, ये सब सब्जेक्ट के सिलेबस कंपैरेटिवली छोटे हैं कंपेयर टू ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस और यू कैन से हिस्ट्री। नेचर ऑफ आस्किंग क्वेश्चन कैसा है ऑप्शनल में? से गुजराती लिटरेचर आप लेते हैं तो उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन डायरेक्ट पूछते हैं, आपको आंसर देना है। और गुजराती लिटरेचर में कुछ ऐसा नहीं है करंट इशू कोई आएगा, जो हो गया वो तो हो ही गया, तो अब उसमें कोई नया डेवलपमेंट तो नहीं हो रहा है। बट पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक, सोशियोलॉजी, उसमें नया डेवलपमेंट हो रहा है। क्या सब्जेक्ट एनालिटिकल है, उसमें आपको ओपिनियन प्रेजेंट करना है, इन्फरेंस करना है, लॉजिकल है, इमेजिनेशन है। तो आप देखो क्या एनालिसिस में आप अच्छे हो, अगर आप फैक्ट मेमोराइजिंग में अच्छे हो तो आप उस सब्जेक्ट को लो जहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप एनालिसिस में अच्छे हो तो उस सब्जेक्ट को लो जहां पे एनालिटिकल क्वेश्चन पूछते हैं। क्या ट्रेडिशनल क्वेश्चन है या करंट इशू बेस है? से पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, उसमें करंट बेस्ड क्वेश्चन आता है। पॉलिटिकल साइंस का पेपर 2, ज्योग्राफी का पेपर 2, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का पेपर 2, उसको आप करंट अफेयर्स का पेपर कह सकते हैं। बट गुजराती लिटरेचर को मैं लेता हूँ या फिर से इंग्लिश लिटरेचर को लेता हूँ या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेता हूँ, उसमें ट्रेडिशनल क्वेश्चन आते हैं। तो ट्रेडिशनल में आप अच्छे हो या करंट में अच्छे हो? अगर न्यूमेरिकल वे में क्वेश्चन आ रहा है, जैसे मैथ्स और फिजिक्स में आता है, आप 10 आउट ऑफ 10 स्कोर कर सकते हैं। बट हिस्ट्री में कोई 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो मैक्सिमम आप 6 स्कोर कर सकते हैं। तो थ्योरेटिकल क्वेश्चन में यू कैन नॉट स्कोर मैक्सिमम मार्क्स, बट in numerical question you can score maximum marks. Then way of presentation क्या है? जैसे अगर आप ज्योग्राफी ऑप्शन लेते हैं तो डायग्राम बना के, फ्लो चार्ट बना के, एग्जाम्पल से आप अच्छे वे में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 5 स्टेप को आप फॉलो कर सकते हैं या क्राइटेरिया को फॉलो कर सकते हैं ऑप्शनल सिलेक्ट करने के लिए। क्यों ऑप्शनल इंपॉर्टेंट है? 175 मार्क्स का प्रीलिम्स मेंस एग्जामिनेशन होता है और उसमें 500 मार्क्स ऑप्शनल के 2 पेपर होते हैं। और ऑप्शनल पूरा आप पे डिपेंड करता है कौन सा ऑप्शनल आप सिलेक्ट करते हैं। और ऑप्शनल जो भी आप सिलेक्ट करते हैं उसमें आपके 300 मार्क्स तो आने ही चाहिए आउट ऑफ 500, दोनों पेपर को ऐड करके। अगर ऑप्शनल में आपके 300 मार्क्स नहीं आते हैं आउट ऑफ 500, वो एक क्राइम है, वो एक सुसाइड है जो आप कमिट कर रहे हो यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन में। तो ऑप्शनल को आप उस ऑप्शनल को चूज करो जहां पे आप मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएंगे, एंड एनीथिंग बिलो 300 इज नॉट एक्सेप्टेबल इन ऑप्शनल पेपर।
अब ऑप्शनल को सिलेक्ट करने के लिए क्या क्राइटेरिया फॉलो कर सकते हैं? जैसे अगर मैं अपना एग्जांपल लूं, से मैंने बीई इलेक्ट्रिकल किया है और अभी मुझे ऑप्शनल सिलेक्ट करना है, तो मैं कौन से ऑप्शनल को ले सकता हूं? तो सबसे पहले मैं उस ऑप्शनल को निकालूंगा जो मेरे रडार के बाहर है। जैसे से मेरे को आता है गुजराती हिंदी लैंग्वेज, मेरे को आ रहा है गुजराती लैंग्वेज और मेरे को आ रहा है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये तीन के लिटरेचर को मैं ले सकता हूं, बाकी लिटरेचर को तो मैं नहीं ले सकता हूं। जूलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, स्टेटिस्टिक्स मेरा सब्जेक्ट नहीं है, साइकोलॉजी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिजिक्स नहीं है, या फिजिक्स को मैं ले सकता हूं, मेडिकल साइंस को मैं नहीं ले सकता हूं, मैकेनिकल को, इलेक्ट्रिकल को, लॉ को, कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी, सिविल इंजीनियरिंग, बोटनी, केमिस्ट्री, एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री। तो फर्स्ट आप उस सब्जेक्ट को निकाल दो जो आपको लगता है आप ले ही नहीं सकते हैं। तो 26 ऑप्शन में से एक आपको सिलेक्ट करना है। तो मैंने उस ऑप्शन को निकाल दिया जिसको मैं नहीं ले सकता हूं। अब मैं उस ऑप्शन को देखूंगा जो लेने के चांसेस हैं। मैं इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ले सकता हूं क्योंकि ये मेरे सब्जेक्ट से एसोसिएटेड है। मैं फिजिक्स को भी ले सकता हूं, से ज्योग्राफी को मैं ले सकता हूं, जियोलॉजी को ले सकता हूं क्योंकि साइंटिफिक है, हिस्ट्री को भी मैं ले सकता हूं। अब मैं इसमें से देखूंगा कि मुझे उस सब्जेक्ट को चूज करना है जो साइंटिफिक है, जहां पे मैं डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि मुझे क्या होता है कि फैक्ट उतना याद नहीं रहता है। तो ज्योग्राफी है वो बेटर है, लेकिन अगर मैं पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिटिकल साइंस लूंगा तो उसमें मुझे बहुत सारी चीजों को याद रखना पड़ेगा जो ज्योग्राफी के लिए नहीं है। तो पहले आप ये देखो कौन से ऑप्शनल को आप नहीं ले सकते हैं, उसको निकाल दो, और उसके बाद जो बचता है उसमें आप अपने क्राइटेरिया को सेट करो कि आपके अंदर स्किल क्या है, वेदर यू कैन रिमेंबर फैक्ट, वेदर यू कैन एनालाइज बेटर, वेदर यू कैन डू डायग्राम इन ए गुड वे, नेचर ऑफ क्वेश्चन कैसा है, सिलेबस कैसा है, तो उस वे में आप डिसाइड करो। तो इन दिस वे ये आपके लिए इजी हो जाएगा ऑप्शन सिलेक्ट करना। और एक बार आपने ऑप्शन सिलेक्ट कर दिया तो देन देयर इज नो पॉइंट ऑफ टर्निंग बैक। उसको अच्छे से प्रिपेयर करो और उसमें 300 मार्क्स अप टू स्कोर करके आप लेके आओ। लोग 343 350 तक भी लेके आते हैं। तो ऑप्शनल में 300 से कम मार्क्स है तो वो क्राइम है, वो आपको कमिट नहीं करना है। लास्ट स्टेप, इंटायर प्रिपरेशन के ड्यूरेशन में आपको मोटिवेटेड रहना है, आपको पेशेंस के साथ काम करना है। यूपीएससी प्रिपरेशन इज लाइक अ मैराथन। वो 100 मीटर रेस नहीं है कि 12 सेकंड में आपने कंप्लीट कर दिया। मैराथन है, आपको टेक्टिक के साथ वर्क करना पड़ेगा। कब आपको अपना स्पीड इंक्रीज करना है, कब डिक्रीज करना है। आपने अगर मैराथन टीवी पे देखा होगा तो उसमें देखना है जो रनर होते हैं वो टैक्टिकली अपनी स्पीड को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो वैसे ही आपको पेशेंस रख के वर्क करना पड़ेगा। कॉन्फिडेंस आपके अंदर रखना पड़ेगा कि यस यू कैन बिकम एन ऑफिसर। हम खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं रहते, अपने आप को अंडर एस्टिमेट करते हैं। जैसे लोग कहते हैं कि नहीं ये बहुत टफ है या बहु अगरूज है, मेरे से तो नहीं होने वाला है। तो ऐसा नहीं है ना, जो लोग एग्जाम क्लियर करते हैं वो भी हमारे जैसे ही होते हैं और जो नहीं क्लियर करते हैं वो भी हमारे जैसे होते हैं। तो आपको ये देखना है कि कौन से साइड में रहना है। तो यू हैव टू प्रिपेयर विथ कॉन्फिडेंस। आप कितने पॉलिटिकल लीडर को देखना या फिर जर्नलिस्ट को देखना, वो लोग झूठ बोलते हैं तो भी कॉन्फिडेंस से झूठ बोलते हैं। तो क्यों हम जब प्रिपेयर कर रहे हैं तब कॉन्फिडेंट नहीं है। आपको ऑप्टिमिज्म रहना है, पॉजिटिव रहना है। हम ये सोचते हैं कि इतना मेहनत तो कर रहे हैं पर पता नहीं एग्जाम क्लियर होगा या नहीं होगा। आपको ये सोचना ही नहीं है। आप मेहनत करोगे तो एग्जाम क्लियर होगा, नहीं मेहनत करोगे तो क्लियर ही नहीं होगा। ये सिंपल सा फंडा है, इफ यू विल वर्क देन यू विल अचीव और यू विल नॉट अचीव। सो 50% प्रोबेबिलिटी है कि आप अचीव करेंगे, बट आप अगर वर्क नहीं करते हैं राइट डायरेक्शन में देन आपको नहीं मिलेगा। तो ये तो 100% हो गया, कोई प्रोबेबिलिटी है ही नहीं। सो यू हैव टू बी ऑप्टिमिस्टिक, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि एक वीक हमने बहुत अच्छा मेहनत किया बाद में फिर हम लैकलस्टर हो गए। कंसिस्टेंट होके आपको प्रिपेयर करना पड़ेगा। कंसिस्टेंट फॉर वीक्स, कंसिस्टेंट फॉर मंथ, एफिशिएंट होकर प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि न्यूज़पेपर लिया पूरा दिन उसमें स्पेंड कर दिया। आप हर चीज का टाइम लिमिट रखो। मैं क्या करता हूं कि जैसे मुझे अभी न्यूज़पेपर पढ़ना है तो मैंने 1 घंटे का स्टॉप वॉच लगा दिया कि 1 घंटे में मुझे खत्म करना है। लेकिन जब मैं ऐसा स्टॉप वॉच नहीं लगाता हूं तो कभी कभी 3-4 घंटे हो जाते हैं और बहुत फालतू के न्यूज को मैं पढ़ता हूं और अपने टाइम को वेस्ट करता हूं।
और आपके अंदर एक थॉट का क्लैरिटी आना चाहिए कि इस चीज के बारे में मैं क्या सोचता हूँ, जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में मैं क्या सोचता हूँ। आप जब जेंडर इनइक्वालिटी के बारे में सोच रहे हैं तो पेट्रियार्ची अगर गलत है तो फेमिनिज्म भी गलत है। दोनों एक्सट्रीम के दो साइड हैं, तो आपको एक्सट्रीम नहीं होना है, आपको प्रैग्मेटिक होके सोचना है और हर चीज का सॉल्यूशन ऐसा होना चाहिए प्रैक्टिकल, जिसको आप इम्प्लीमेंट कर पाए। सो ये 10 स्टेप है जिसको आप फॉलो कर सकते हैं। जो लोग प्रिपेयर करते हैं उसमें वन और अदर वे में यहाँ पे वो प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो ये हमारा सेशन यहाँ पे कंक्लूड होता है।